न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सारिका बंसल जी आपका स्वागत है। सारिका जी, आप कैंसर की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। पूरा गाजियाबाद, पूरा एनसीआर आपकी प्रतिभा से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। ईश्वर न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन अगर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। सवाल मेरा मैम ये है कि आज के इस 21वीं सदी के युग में हम इतना अत्याधुनिक हो चुके हैं, उसके बाद भी एक लोगों में भ्रम है कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो शायद हम नहीं बच पाए। थोड़ा सा इस बारे में आप मैम विस्तार पूर्वक बताइए, ये भ्रांति क्यों है? देखिए, ये भ्रांति आज के टाइम में के लिए ठीक नहीं है। ये सब पहले ऐसा सोचा जाता था जब हमारे पास अत्याधुनिक इलाज नहीं थे। आज कैंसर का पूरी तरह से हर तरह से मतलब हर फैसिलिटी, हर तरह का इलाज संभव है आज। ये भ्रांति आज से काफ़ी साल पहले की बनी हुई है, जो अभी तक चली आ रही है, क्योंकि जागरूकता नहीं है इतनी समाज में कैंसर के प्रति, इसलिए। लेकिन कैंसर का आज की तारीख में इतना अत्याधुनिक इलाज है तो कैंसर का मरीज भी ठीक हो सकता है। ये आप मीडिया की मदद से हम इस चीज़ को और ज़्यादा इस चीज़ को जागरूक बना सकते हैं पब्लिक को। मैम, बहुत कठिन विषय आपने चूज किया मेडिसिन में, तो ऐसा क्यों? मतलब आपने क्यों प्लान किया कि आपको कैंसर विशेषज्ञ ही बनना है? देखिए, इसमें ये था कि कैंसर विशेषज्ञ अधिकतर लोग नहीं बनना चाहते। तो इसमें ये होता है कि एक तो ये था कि सेवा भाव, और इसमें एक नई रिसर्च और नई चीज़ें आएंगी तो हम मरीज़ को एक नई आशा दे सकते हैं। और उनको एक होता है कि एक बहुत सहानुभूति वाला चीज़ चाहिए। तो मुझे लगता है मेरा एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं थोड़ा सहानुभूति वाला पार्ट भी मेरा मरीज़ों के साथ रहता है। तो मरीज़ उससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। उस इलाज के साथ साथ आप उनको अगर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार भी करें तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा रहता है। क्योंकि एक महिला होने के नाते, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत कम सुनने को मिलता है कि कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में। तो ये उपलब्धि आपके नाम से है कि आप एक महिला होने के नाते आप कैंसर। हाँ, नहीं, इसके पीछे भी एक ये कारण है मेरा, और कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं कि मेल डॉक्टर के पास नहीं, पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। इस चक्कर में ही वो अपनी परेशानी को दबा के रखती है, किसी से बताती नहीं है, और उनकी फिर बीमारी बिल्कुल जब लाइलाज बन जाती है तब वो जाती है डॉक्टर के पास। तो एक ये भी था कि अगर महिला डॉक्टर ज़्यादा इस चीज़ में, इस क्षेत्र में आएंगी तो उनको हम ज़्यादा वो कर पाएंगे। आज की डेट में भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स आते हैं, मरीज़ आते हैं जो अपना फीमेल एक महिला डॉक्टर के थ्रू ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। वो थोड़ा उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। वो खुल के अपनी बात कह पाते हैं और शुरुआती स्टेज में भी आ पाती हैं, इसीलिए मेरे पास। जी। मैम, एक बड़ा सवाल है। हम एनसीआर में रहते हैं। एनसीआर में 37 लाख की आबादी है। एनसीआर एक तरह से काफ़ी प्रदूषित और प्रदूषण वाला जगह है, फिर भी रहना एक जरूरी है। तो ज़्यादातर जो मतलब कैंसर हो रहा है, चाहे वो महिलाओं में, पुरुषों में, उसका मुख्य कारण क्या है मैम? एक विशेषज्ञ के रूप में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, इससे लोग ये देखें और आपसे संपर्क करें। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि एक तो हमारा पर्यावरण तो आपने बता ही दिया, दूषित पर्यावरण है, और साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल, या जो हम इतना जंक फूड खाते हैं, ये, और हमारा जो जो पूरा दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये सारे कारण मिलके हमारे इस चीज़ को बढ़ाते हैं, कैंसर को। तो इसमें मैं आपके माध्यम से दर्शकों को या पढ़ने वाले लोगों को यही राय देना चाहूँगी कि एक अपनी दिनचर्या नियमित रखें, और जो स्वास्थ्यवर्धक खाना होता है, जो हमारा घर का पौष्टिक खाना होता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप कभी भी स्वाद के लिए बाहर का जंक फूड खा सकते हैं, महीने एक में, 2 महीने में एक बार, लेकिन उस चीज़ को अपने नियमित उसमें ना लाएं। अपना घर का स्वादिष्ट और सादा बना हुआ खाना खाना चाहिए, और उसमें जो सीजनल फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको ऐड करना चाहिए। और जो जिस तरह का आजकल हमारा माहौल और एनवायरनमेंट होता जा रहा है, उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट का रेगुलर सेवन करना चाहिए। जिस तरह के कुछ फल होते हैं, जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा बेरीज किसी भी टाइप की होती हैं, वो इसी चीज़ के लिए होती हैं। जो जितनी तरह की, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, ये सारी बेरीज जो होती हैं, ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में आजकल
पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में हमें अपने बचाव के लिए नियमित दिनचर्या, पौष्टिक खाना पीना और एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। मैम, जो स्ट्रेस है, लोग बहुत ज़्यादा तनाव युक्त रहना, मतलब ये ये भी मजबूरी एक हो बहुत गई, बड़ा, बिल्कुल क्या ये भी एक वजह है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इससे क्या होता है कि हमारा शारीरिक क्षमता जो होती है ना रोगों से लड़ने की, वो हाँ। कम हो जाती है। जी जी। तो अगर वो कम रहेगी तो आपको रोग युक्त होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इस चीज़ में इसलिए हमें अपने जीवन के, जब आपकी दिनचर्या नियमित होगी तो आपके में स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा और आप रेगुलर खाना खाएंगे, टाइम से खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, तो सब स्ट्रेस वगैरह अपने आप से रिलीफ हो जाएगा। तो आजकल मेन यही चीज़ है कि आपको अपना नियमित रखना चाहिए, मतलब नियमित जो दिनचर्या है, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करें, हाँ, योगा करें और घर का बना हुआ हाँ, खाना खाएं, हाँ, पौष्टिक खाना। पौष्टिक खाना। लेकिन मैम देखा ये जाता है कि लोग जो है हफ्ते में 2 बार होटल में जाके जरूर रेस्टोरेंट में खाना ये खाते चीज़ हैं। बहुत गलत है, गलत है ये, गलत है, नहीं होना गलत चाहिए। है, बिल्कुल गलत है। और मैम मैंने देखा कि जो हाई राइज सोसाइटी हैं, चाहे वो एक्सटेंशन में हो, गाजियाबाद में कहीं पे भी हो, वहाँ सन जो है प्रॉपर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। एक विटामिन डी का लेवल भी हमारी बॉडी में बहुत प्रतिशोधक का काम करता है, बीमारियों से लड़ने की बहुत शक्ति देता है, और जो कि आजकल देखा गया बहुत कॉमनली सबको मिल रहा है। तो या तो हमें सन का एक्सपोजर रखना चाहिए कि सन में आधा घंटा, मॉर्निंग का जो टाइम होता है 10 से 11 के बीच में सन एक्सपोजर 20 मिनट के लिए, जितना मैक्सिमम बॉडी के पार्ट्स में आपके सन पहुंच पाए उतना बेटर रहता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको नियमित उसका विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। पार्क में जाए, थोड़ा समय जो है, हाँ, बिल्कुल। लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, ये चीज़ लेकिन बहुत धूप नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल बच्चों में खास तौर से हो गया है, मोबाइल की वजह से, Yes, टीवी yes. की वजह से बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनको भी ये करना चाहिए। या स्कूल भी उनके इस तरह के हों जिसमें 1 घंटे धूप में खेलने का ज़रूर से नियमित होना चाहिए, नियम। खेल कूद वगैरह बिल्कुल भूल ही गए हैं लोग। बिल्कुल भूल गए। अगर उनको बच्चों को दौड़ा दीजिए तो थक जाएंगे और 3 दिन रेस्ट करेंगे। बिल्कुल। मैम 2 बड़ा सवाल था। एक आम जनता का सवाल ये है कि आजकल जितने भी सब्जियां हैं या जितने भी मतलब खाद्य पदार्थ हैं, वो केमिकल युक्त होते हुए जा रहे हैं, तो क्या इससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कैसे जांचें? नहीं, देखिए इसके लिए जांचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो केमिकल मुक्त करने की चीज़ें आती हैं कि आप विनेगर, सॉल्ट डाल के सब्जियों को कुछ देर रखें, फिर उसके बाद यूज़ करें। फल हैं, सब्जियां हैं, उनको इस तरह से अच्छे से साफ करके फिर आप उसका सेवन करें, तो आप उस चीज़ के असर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन ये तो चीज़ है ही, कारण कैंसर का जो इतना ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ रही है, इतने ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि केमिकल युक्त सब्जियां या जो बाकी चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कारण हैं इस चीज़ में। तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही अपील करना चाहेंगे कि पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ हो, पानी की नियमित जांच हो सरकारी लेवल पे ही, और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए आसपास। और ये प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक जलाने से जो इतनी प्रदूषित गैसें निकलती हैं, वो सब चीज़ बंद होनी चाहिए। यही सब कारण मिलके हमारे कैंसर के केसेस को दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। मैम एक सवाल और भी बड़ा था, बड़ा गंभीर सवाल है, आज कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाजियाबाद में जो रेड जोन की फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो MG रोड में हो, उलावटी इंडस्ट्री एरिया में हो, या हमारे कहीं पे और भी हो, जो जलस्तर है वो बहुत ही दूषित हो रहा है। और जहां हम लोग सुनते थे मैम महीने में 1 या 2 मरीज कैंसर के, अब वो कम से कम 100 मरीज सुनने को पाते हैं। तो दूषित जलस्तर कितना नुकसानदेह है? नहीं, वो भी उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह से हम प्रदूषित, अगर हम मिट्टी का बना, जैसे मिट्टी में उगे हुए फल सब्जी खा रहे हैं, उसी तरह से वो पानी भी तो उन्हीं में लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये कारण हमारे कैंसर के केसेस को बढ़ा रहा है। इसी तरह से हाइपरटेंशन के, शुगर के, हर एक चीज़ के केसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रदूषित, हमारा पानी प्रदूषित है, हमारी सॉइल प्रदूषित है, हमारी एयर प्रदूषित है, तो हम उससे कितना बचेंगे? तो इसीलिए ये चीज़। और इसमें लेकिन हम अपनी हेल्प इसी तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी नियमित दिनचर्या रखें, नियमित व्यायाम करें, और ये पौष्टिक खाना खाएं, इन सब चीज़ों, और घर का बना हुआ खाना खाएं, और सीजनल फल और सीजनल सब्जियों का यूज़ करें। ये नहीं होता है किसी भी मौसम में अब कोई भी फल मिलने लगे हैं, कोई भी सब्जियां मिलने लगी हैं, तो उसमें क्या होता है, पौष्टिकता नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें सीजनल फलों और सीजनल सब्जियों का ही उपयोग करना चाहिए। एक मैम एक सवाल मेरे मन में था, आदमी जहाँ पैदा होता है
उसकी जेनेटिक बॉडी उस अब वो मतलब वहाँ वातावरण के लिए परफेक्ट होती है। लोग जो है पैदा तो यूपी में है लेकिन साउथ इंडियन फूड खाते हैं, तो क्या ये भी एक नुकसान का कारण है शरीर का? नहीं, देखिए ऐसा कोई ये प्रूवन तो नहीं है हमारे साइंस में, लेकिन उस तरह से हम मान सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिकली स्प्रेड करते हैं जी, जो हेरिडिटरीकली स्ट्रेच करते हैं कि जो फैमिली में चले आ रहे होते हैं कि फैमिली में होते हैं। और कुछ होता है ये प्रदूषित जो खाना पीना होता है उससे हमारी जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं, उससे कैंसर बन जाते हैं। तो कैंसर के इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं, कारण होते हैं जिसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसमें से एक कारण ये भी है, जेनेटिक भी है, क्योंकि फैमिली में जो कैंसर रन करते हैं उसमें उन पेशेंट्स को हमें ये जागरूक करना चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी एक को हो गया है तो आपको रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिससे कि आपको शुरुआती स्टेज में ही अपने कैंसर का पता चल जाए और आप रोग मुक्त रह सकें अपनी बाकी की जिंदगी। मैम एक आम दर्शक के लिए आप जो है कितने वर्षों का आपका अनुभव होगा, कब आपने MBBS किया? ये करीब 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। जी जी जी। तो मैंने जो अपनी इसकी कैंसर की पढ़ाई ख़त्म की थी ये 2006 में की थी। तब से मैं कार्यरत हूँ लगातार और कैंसर के मरीजों की पूरी तरह से सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ जितना मेरी तरफ से हो सकता है। मैम कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे कहाँ मिल सकता है वो? मेरे से मैं इस समय कार्यरत हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एज ए कैंसर डॉक्टर। तो वहाँ पे मैं 10 से 4 रहती हूँ, वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मेरा फ़ोन नंबर लेके आप मेरे से टेलीफोनिकली भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी, इस इंटरव्यू में आपका फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले होगा क्योंकि दूर दराज के लोग आपसे संपर्क करेंगे। डॉक्टर सारिका बंसल, अब जो बड़ा गंभीर सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो महिलाओं में और पुरुषों में कैंसर पनपता है, कहा यही जाता है कि ये धीमे धीमे पनपता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो आम जनता को कैसे पता चले, खासतौर से लेडीज को कैसे पता चले? मतलब आप बिल्कुल क्या बोलते हैं साफ सुथरे शब्दों में बताएं, वो आपसे संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात होती है कैंसर के अधिकतर मैक्सिमम कैंसर्स के जो होती है 4 स्टेज होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टेज होती है। थर्ड फोर्थ स्टेज को हम एडवांस स्टेज कहते हैं और जो पहली दूसरी स्टेज होती है फर्स्ट सेकंड उसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं। अगर हम मरीज़ हमारे पास फर्स्ट सेकंड स्टेज में आ जाता है तो हम कैंसर को काफ़ी मतलब 90 से 95% तक हम उसको ख़त्म कर पाते हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेज में पेशेंट पे आते थे यही चीज़ उसमें वो घट के हमारी हो जाती है 50 से 60% रह जाती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता में जागरूकता बने कि वो शुरुआती स्टेज में हमारे पास आ जाती है। तो उसके लिए होता है कि कैंसर के लक्षण पता होने चाहिए, क्या लक्षण होते हैं और किससे बात करें। वो काफी समय जो फिजिशियन बात घूम के वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और आजकल कैंसर विशेषज्ञ हर जगह अवेलेबल है, तो अगर बहुत कम है, फिर भी महिला तो कम है, फिर भी अवेलेबल है तो उनके पास आपको जाना चाहिए। और कोई भी ऐसे लक्षण हो तो आप कैंसर के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं थोड़ा जो बता सकते हो वो मैं बताती हूँ। अगर कहीं भी किसी तरह की आपके गठान बन रही हो, चाहे गर्दन में, शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से कोई गांठ बन रही हो और वो बढ़ रही हो, और ज़रूरी नहीं होता कि कैंसर की गांठ दर्द ही करेगी। दर्द होना अधिकतर इन्फेक्शन को शो करता है। कैंसर की गांठ में भी दर्द हो सकता है अगर उसमें ऊपर से कोई इन्फेक्शन हो गया हो। ऐसा नहीं है कि कैंसर की गांठ दर्द नहीं कर सकती, लेकिन अगर कैंसर की गांठ में ऊपर से कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी दर्द कर सकती है। लेकिन अधिकतर कैंसर की गांठें जो होती हैं बिना दर्द रहित होती हैं और वो बढ़ रही हो, धीरे धीरे बढ़ रही हो। कोई भी आपका मस्सा अच्छा, दर्द गांठ हो और धीरे धीरे वो बढ़ रहा हो समय के साथ, और आप उसका कोई इलाज कर रहे हो और उससे वो सही ना हो रही हो, कहीं से भी आपके एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे उल्टी के साथ ब्लड आना, खांसी के साथ ब्लड आना, या आपके गम्स के में बार बार ब्लड आता हो, या जैसे लेडीज़ में पीरियड्स ख़त्म हो गए उसके बाद ब्लीडिंग अगर हो रही है, या आप जब संबंध बनाते हैं उसके बाद ब्लड अगर आया हो, ये सब बॉन्डिंग साइंस होते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। या जैसे मस्से होते हैं, मस्से का कलर बदल रहा हो या एकदम से उसका साइज बढ़ने लग जाए, ये सारे कुछ लक्षण होते हैं। या बहुत टाइम से आपको खांसी बनी हुई है, आपको सांस में दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक लक्षण होता है। या आपका वजन लगातार कम हो रहा है और आपको भूख नहीं लग रही है, तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं। अगर आप में इस तरह के कोई लक्षण है तो आपको अपने आसपास ढूंढ के किसी कैंसर विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कैंसर विशेषज्ञ को जब आपको कहीं से कैंसर पता चल गया है तभी जाना है। आप उनसे ये भी पता करने जा सकते हैं कि मुझे कैंसर तो नहीं है, इस तरह से भी आप राय ले सकते हैं। तो वो लोग बहुत डरते हैं, तो जांच भेजना नहीं चाहते कि अगर ये मालूम पड़ गया कैंसर है तो आधे मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज गलत है। ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं है तो कोई भी आपको कह नहीं सकता कि हाँ कैंसर है। और कैंसर डॉक्टर आपको सही में चीज बता के देगा कि हाँ आपको कैंसर है कि नहीं है और किस स्टेज का है।
जो आप दूसरे डॉक्टर के पास टाइम वेस्ट करेंगे वो आपका टाइम बचा सकते हैं। जी तो जी। ये इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगी आपके माध्यम से जनता से कि उन्हें कैंसर के डॉक्टर से मिलना चाहिए जल्दी से मतलब जल्दी। पहले स्टेज में दर्द हो, गांठ हो, कहीं पे भी हो, ये इस तरह का कोई भी लक्षण मिलता है तो, या आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो आपको कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बने हुए जो 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंतर पे होते हैं वो कराने चाहिए। राइट तो ये सब आपको जानकारी देंगे कैंसर विशेषज्ञ। राइट। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत आज हम बिल्कुल एडवांस में बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल लोग जो पहले डरते थे। बिल्कुल बिल्कुल मैम दूसरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि इस तरह लक्षण हो तो वो डॉक्टर के पास जाए। मैम जो थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में, जैसे कि डॉक्टरी भाषा में कैंसर को डिफाइन कर सकती हैं कि कैंसर है क्या ये, जी बिल्कुल बिल्कुल अगर संभव हो हाँ, हमारे बिल्कुल, दर्शकों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। देखिए हमारी ये आजकल सबको पता होता है कि हमारी बॉडी जो बनी है सेल से बनी होती है। बेसिक लेवल क्या है, सेल्स है। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उससे हमारे ऑर्गन बनते हैं, बॉडी बनती है, हमारे हेयर बनते हैं, ये सब होता है। लेकिन जब इन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, कुछ कंट्रोल्ड नहीं होती, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, तो वो कैंसर में बन जाता है, गांठ बन जाती है उसकी। एक तरह से हम लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे तो उसे गांठ में परिवर्तित हो जाती है, वो ये कैंसर होता है। इसे ट्यूमर बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, लंप बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको वो करते हैं। साफ शब्दों में ये है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स से कैंसर बन जाता है। और वो पहले अगर स्टेज में आ गया हाँ, ठीक तो हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और वो अपने आगे की जिंदगी नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सकता है। मैम एक सवाल और भी था, जैसे कि जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं उनको कैंसर होता है तो उनका बाल झड़ जाता है, वो बहुत दुबले हो जाते हैं, बड़े कमजोर हो जाते हैं, तो मैम ऐसा क्यों होता है? देखिए ये भी कैंसर का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे बाल झड़ना, बहुत ज्यादा एक मिथ बनी हुई है कि बाल झड़ जाते हैं इंसान बेकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत हाँ, लेकिन जागरूक ये रहती है बताइए कि पहले जान बचाना जरूरी है या बाल? हाँ बाल, और बाल भी ऐसा नहीं होते परमानेंट नहीं जाते हैं, टेम्परेरी जाते हैं। और वो इलाज खत्म होने के 3 से 6 महीने के अंदर आपके पहले से और बेहतर बाल आ जाते हैं। और वजन का भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपका वजन जरूर घट सकता है, लेकिन उसके बाद आपका सब इम्प्रूव हो जाता है। इसमें कोई भी जो साइड इफेक्ट होते हैं परमानेंट नहीं होते, ये सब टेम्परेरी होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर सारिका बंसल, एक और सवाल, जो आज की लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, बहुत शर्माती हैं, अपनी बात को कह नहीं पाती हैं, तो मैं बहुत ही मतलब साफ सुथरे लैंग्वेज में चाहता हूँ कि अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वो आपसे संपर्क कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही बेहतर रहेगा कि उन्हें अपनी बात को, आजकल ये है कि हमें बात को छुपाना नहीं चाहिए। हाँ। यही हमें जागरूकता चाहिए कि हमें बात को अपनी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल परेशानी छुपाने से ज्यादा बढ़ती है, ना कि आपको बताने से। किसी को आप बताएंगे तो आपके परेशानी का कोई ना कोई निदान निकलेगा ही। हर परेशानी का कोई ना कोई निदान होता है, ये चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी तरह की हो, ये हर जगह ये चीज होती है। राइट। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी चीज खराब लग रही है, गलत लग रही है, तो आपको अपने सबसे पहले अपने माँ बाप को बताना चाहिए और फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैम एक तो जैसे बस 2 या 4-5 मिनट आपका लूंगा क्योंकि बहुत दूर तक ये वीडियो जाएगा। मैम एक तो आपने बोला कि बाहरी कहीं गांठ हो, लेकिन शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों में कैंसर पनपना शुरू कर देता है जो कि 2nd या 3rd स्टेज में जाके मालूम पड़ता है। हाँ नहीं, तो उसी के वो लक्षण होते हैं, जैसे लगातार आपका वजन कम हो रहा हो, अच्छा, हाँ, भूख ना लग रही हो, हाँ, कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्षण शो करता ही करता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं हम शायद खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो वही चीज है कि हमें अपने लक्षणों पे, आपको लक्षण पता होंगे तभी आप उस तरफ ध्यान दे पाएंगे, तभी आप में जागरूकता आएगी। तो कोई भी कहीं भी अगर बॉडी के अंदर ना दिखने वाली भी कोई गांठ बन रही होती है तो वो कोई ना कोई लक्षण शो करती ही करती है, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन वो ही होता है, लेट स्टेज में हम तभी आते हैं, या तो हम उस लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, या आप अपने किसी झोला छाप डॉक्टर वगैरह के पास फंस जाते हैं, गलत इलाज में टाइम वेस्ट कर देते हैं। उन सब स्थिति में ही देर होती है अधिकतर। मैम एक सवाल और था, बहुत ऐसे मरीज मुझे मिले जो डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, बाद में उनको परिणाम ये भुगतना पड़ता है कि उनके शरीर का वो अंग जो है काट दिया जाता है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है मैम। तो क्या हमारी जो एडवांस स्टेज उसको मेंटेन नहीं कर पाता? हाँ, एडवांस स्टेज में ये चीज़ होती है दिक्कत, लेकिन अगर आप शुरुआत महिलाओं के केस में बहुत देखता हूँ मैं। बहुत, लेकिन अब हमारे जो एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं
उसमें अब ऐसा नहीं रहा है। पहले होता था अगर स्तन कैंसर हुआ है तो हमें स्तन निकलवाना ही पड़ता था, लेकिन अब आजकल के टाइम में ऐसे इतने एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं कि हमें स्तन निकलवाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो स्तन का कुछ पार्ट ही जो गांठ के आसपास का होता है हम उसी को निकालते हैं। तो इसलिए इसी तरह से हर तरह के कैंसर में अब ये चीज़ आ गई है कि हमें अंग को हर समय नहीं निकालना पड़ता है। तो इसीलिए इसी चीज़ में ये है कि अगर आप शुरुआती स्टेज में आ जाते हैं तो हम उस शुरुआती स्टेज में आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, अंग निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतना हम सक्षम हो गए, भारत देश सक्षम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। जो विदेशों में इलाज हो रहा है वो सारा इलाज इस समय भारत में उपलब्ध है। डॉक्टर सारिका बंसल, एक सवाल और था, मैं बार बार नाम आपका इसीलिए ले रहा हूँ लोग जाने आपको। जो इंडिया जो है एक तरह से मेडिकल टूरिज्म का एक हब बनता जा रहा है, क्या वजह है? बहुत सारे विदेशों से भी जो मरीज हैं इंडिया में आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तो इसकी वजह ये है कि एक तो बाहर इलाज बहुत महंगा है और दूसरा वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही पता चलता है पेशेंट को आज परेशानी है लेकिन उसको 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है और ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है। वहाँ इंश्योरेंस होने के बाद भी उनको जब तारीख नहीं मिल रही। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा मेडिकल टूरिज्म इसलिए भी पॉपुलर है, पेशेंट आज की तारीख में चाहता है उसे 10 डॉक्टर मिल जाते हैं। यहाँ तो उसको अतिरिक्त सुविधा है कि उसे एक डॉक्टर पसंद नहीं आया तुरंत वो दूसरे के पास चला जाता है, एक से सेटिस्फाई नहीं हुआ दूसरे पे तुरंत। तो ये चीज है और इसके लिए और हमारी जो क्वालिटी है और अमाउंट भी सस्ता है, अमाउंट के साथ साथ क्वालिटी, जितना टाइम और वो सब हम डॉक्टर होके पेशेंट को देते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हम बेहतर मरीज के लिए कर सके, वो चीज़ इतना वहाँ नहीं होता। वहाँ पे किताबी ज़्यादा है जी। यहाँ पे हम पेशेंट के साथ पूरी तरह से जुड़ के उसके साथ काम करते हैं। मैम एक अंत में एक सवाल और, बहुत महंगी दवाइयाँ हैं कैंसर की, क्या जो केंद्र सरकार से मांग करेंगी कि भाई कैंसर की दवाइयों को कैसे भी करके कुछ सस्ता करें जिससे आम मरीजों के पहुंच में हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी सरकार से, जैसे कि अभी भी अब इतना हमारे इसमें कैंसर ट्रीटमेंट में इतना एडवांसमेंट हुआ है। जो दवाइयाँ कुछ तो सरकार ने हमें दिए हैं पैनल के थ्रू, जैसे EHS वालों को सरकार दवाइयाँ दे रही है, लेकिन उसमें भी जो अब हमारे एडवांसमेंट में दवाइयाँ आई हैं जिसे हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, उसका लेकिन अभी सरकार की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आजकल की स्टडीज़ जो बता रही हैं कि इम्यूनोथेरेपी देने से हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार को कि कैंसर मरीजों के लिए इस सुविधा को भी बढ़ाने की कोशिश करें। और एक जो सरकार ने 5 लाख का बनाया हुआ है, तो कैंसर का इलाज उस 5 लाख में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इलाज एक तो लंबा चलता है और वही इलाज जो सरकारी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें 10-15 लाख खर्च हो जाता है। तो उसी को हम अगर सरकारी ये आयुष्मान कार्ड के थ्रू अगर ये थोड़ी सी लिमिट इसकी बढ़ा दिया जाए तो हम मरीज को पूरा उसका इलाज कंप्लीट करा सकते हैं। मैम जो आयुष्मान कार्ड के अंदर 40 अस्पताल है, आयुष्मान कार्ड इंटरटेन होता है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं होता, लेकिन अगर राशि बढ़ जाएगी तो शायद होगा, क्योंकि आप लोग का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना खर्चे हैं कि उसके लिए ये इतना होता है। आप ये सोचिए कि जो एक जनरल पेशेंट आ रहा है उसका जो 10-15 लाख में इलाज हो रहा है उसका हम 5 लाख में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसकी दवाइयाँ मेंटेनेंस है, सब कुछ है और दवाइयाँ इतनी, फिर उसी स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट भी देते हैं ना। राइट जो क्योंकि अब इन सब ट्रीटमेंट में इतना एडवांसमेंट आ गया है, रोबोटिक सर्जरी हो गई है, कैंसर जो कीमोथेरेपी होती है उसमें भी इतने एडवांसमेंट आ गए हैं, रेडियोथेरेपी होती है उसमें भी मशीनी अब इतनी करोड़ों की आती है और उसमें जो स्टाफ लगता है, मेंटेनेंस लगती है, सब चीज। 2 बड़ी बातें आपने बताई कि सरकार जो है आयुष्मान कार्ड का राशि बढ़ा दे कैंसर पेशेंट्स के लिए, ओनली कैंसर पेशेंट के लिए, जनरल के लिए नहीं, कैंसर के लिए, जिससे कि वो बड़े अस्पतालों में भी इलाज कर सके। मैम एक अंतिम सवाल बस, कैंसर में जो इलाज का जो चरण है वो कौन कौन सा है? तो जैसे दवा देना हुआ, देखिए 3 चरण होते हैं और अधिकतर कैंसर में हमें तीनों ही इलाज करने पड़ते हैं। जैसे एक होता है सर्जरी, मतलब ऑपरेशन के थ्रू, एक होता है कीमोथेरेपी जिसे हम मुंह के माध्यम से या ग्लूकोज के थ्रू दवाइयाँ देते हैं, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। एक होता है रेडियोथेरेपी जिसको आम भाषा में सिकाई बोलते हैं। ये 3 तरीके से कैंसर का इलाज होता है मेनली, फिर जाके वो मरीज ठीक हो जाता है। अच्छा, एक भ्रांति और भी है, जो अटेंडेंट होते हैं डरते हैं कि कैंसर के मरीज के साथ अगर हम रहेंगे तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कैंसर इन्फेक्शन नहीं है टीबी की तरह, कैंसर कंटेजियस नहीं होता। एक मरीज को छूने से या उसके साथ खाना खाने से इस चीज़ों से नहीं बढ़ता है, तो इसलिए ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, कैंसर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। जी।
मैम लास्ट में एक सवाल और, क्या गाजियाबाद में या नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? बिल्कुल 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 खुलना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता है। जो हमारे यूपी के और इधर के मरीज होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, दिल्ली आते हैं, लेकिन दिल्ली में भीड़ की वजह से वो इलाज नहीं करा पाते हैं और उनके पास इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो प्राइवेट में अस्पताल में करा पाएँ। तो सरकार से ज़रूर अपील करूंगी कि कैंसर का एक अस्पताल ज़रूर होना चाहिए, कैंसर का, और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज। हाँ, इसे लोग कम पैसे में पढ़ाई भी कर सकें और फिर वहाँ पे सुविधा भी दे सकें अपनी। राइट मैम, एक सवाल और मैम, युवाओं के लिए है, जो आपके को देखकर जो लड़कियां उत्साहित हों, आपने डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? कुछ और बन सकती थी, वो भी कैंसर की डॉक्टर। नहीं, वही एक मेन था जो एक डॉक्टर को। किसका विजन था, सच बताइएगा। नहीं, मेरे घर में मेरे बड़े भाई भी थे, वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको देख के मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि हमें भी प्रेरणा मिलती थी कि डॉक्टर बनना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। और इसमें जो एक आपको रेस्पेक्ट मिलती है और एक अंदरूनी जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया, दूसरे के लिए कुछ किया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल पाता है। मेन एक प्रेरणा का स्रोत यही था मेरा, इसीलिए आपने इस प्रोफेशन में आ पाई। मैम इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी था कि जो क्या उपभोक्ता फोरम है, वो कहीं कहीं जो है एक समय था कि मरीज डॉक्टर को हमेशा भगवान मानता था, अभी भी मानता है, लेकिन उपभोक्ता फोरम के आ जाने से थोड़ी सी डॉक्टरों की लिबर्टी में एक अंकुश लगा है। क्या लिबर्टी और मिलने कॉलेज, इसे लोग कम पैसे में पढ़ाई भी कर सकें और फिर वहाँ पे सुविधा भी दे सकें अपनी। राइट मैम, एक सवाल और मैम, युवाओं के लिए है, जो आपके को देखकर जो लड़कियां उत्साहित हों, आपने डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? कुछ और बन सकती थी, वो भी कैंसर की डॉक्टर। नहीं, वही एक मेन था जो एक डॉक्टर को। किसका विजन था, सच बताइएगा। नहीं, मेरे घर में मेरे बड़े भाई भी थे, वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको देख के मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि हमें भी प्रेरणा मिलती थी कि डॉक्टर बनना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। और इसमें जो एक आपको रेस्पेक्ट मिलती है और एक अंदरूनी जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया, दूसरे के लिए कुछ किया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल पाता है। मेन एक प्रेरणा का स्रोत यही था मेरा, इसीलिए आपने इस प्रोफेशन में आ पाई। मैम इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी था कि जो क्या उपभोक्ता फोरम है, वो कहीं कहीं जो है एक समय था कि मरीज डॉक्टर को हमेशा भगवान मानता था, अभी भी मानता है, लेकिन उपभोक्ता फोरम के आ जाने से थोड़ी सी डॉक्टरों की लिबर्टी में एक अंकुश लगा है। क्या लिबर्टी और मिलनी चाहिए? नहीं, ये उपभोक्ता फोरम ने बल्कि मरीज और जो डॉक्टर के बीच का रिश्ता था उसको काफी खराब किया है। yes. अब हम डॉक्टर भी जो होता है कि थोड़ा सा अपने को पीछे रख के चलते हैं कि हाँ ठीक है, मरीज की बेहतरी के लिए ये ठीक है, हमने बता दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से हम उसको बता देते हैं, लेकिन ऊपर से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे कि पता चलेगा मरीज कहेगा डॉक्टर ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, जरूर इसका कुछ फायदा होगा या फिर कुछ इसका कुछ पैसा मिलने आए। इसलिए तो उपभोक्ता फोरम आने से ये चीज का वो हुआ है कि हमारे और आपस के रिश्ते जो हैं वो काफी खराब हुए हैं, लेकिन मरीज जो है आपस में विश्वास काफी कम हो गया है एक दूसरे के प्रति। ये मरीज को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हमेशा मरीज का भला ही चाहता है। आप अगर ठीक होंगे तो आप दो लोगों को और बताएंगे ही ना, डॉक्टर तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मरीज का खराब हो, या फिर एक से सारे पैसे कमा के तो हमारा काम जिंदगी चल नहीं सकती। जी। तो इसलिए यही चीज होती है, हम तो चाहते हैं हमारे मरीज ज्यादा से ज्यादा ठीक हो, वो और 4 लोगों को जाके बताएं, हमें और मरीज आएंगे। तो इसलिए हमारा तो कभी भी ये नहीं रहता, किसी भी चिकित्सक का ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि उसे एक ही मरीज से सारे पैसे कमा लेने या उसके साथ गलत करना है। वो मरीज का हमेशा भला चाहता है। बिल्कुल। बस मरीजों को जो अटेंडेंट्स हैं ये समझे कि डॉक्टर हमेशा भला चाहता है, विश्वास रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए वो भगवान नहीं है, इंसान है। गलती सिर्फ इंसान से ही होती है। जी, भगवान नहीं है। हाँ, भगवान नहीं है, ये नहीं, हमें इंसान ही समझिए और इंसान समझ के विश्वास कीजिए। मैम आपकी मदद के लिए ही हम बने हैं। बस मैम मैं चाहूँगा कि आज के मतदाता टीवी में जितने भी लोग देखें और आपसे संपर्क करें, तो उनका जितना भी हो सके आप इलाज कम से कम पैसे में करने की कोशिश करिए। एक अंत में एक सवाल मैम आओ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोलेंगी? जी,
बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस उनसे यही, और मेरी उनसे और एक यही गुजारिश है, एक निवेदन है कि कैंसर मरीजों के लिए भी थोड़ा सा और उस पर ध्यान दें। यही जो आयुष्मान आपने कार्ड बनाया है बहुत अच्छा किया है, इसकी लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दें कैंसर मरीजों के लिए। और हर प्रदेश में कैंसर का मेडिकल कॉलेज जिसमें कैंसर डिपार्टमेंट भी है। ये बहुत ज़रूरी है, आज की नीड है। हमें बड़ा दुख होता है कि हम किसी को पैसे की वजह से अगर उसका इलाज नहीं कर पाते हैं तो हमारे वहाँ पे हाथ बन जाते हैं। वो चीज़ हमें नहीं होना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें कभी कभी बहुत दुख होता है। तो उस चीज़ में हम, अगर सरकार बना दे प्लेटफॉर्म तो सबका इलाज कर पाएंगे आप। बिल्कुल इलाज कर पाएंगे। हम पूरी तरह से अपनी सेवा देने के लिए प्रयासरत हैं। बस आपकी तरफ से हमें ये सहयोग चाहिए। डॉक्टर सारिका बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे विस्तार बात करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।